बात है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट हिंदी के मिक्स एमसीक्यू में। इसमें जो है हम एनसीईआरटी पर फुल तरीके से बेस्ड करके 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, सूरदास के किस पद सूरदास के पद किस प्रसिद्ध ग्रंथ से लिए गए हैं? यानी कि जो सूरदास के पद हैं उन्हें किस ग्रंथ से लिया गया है? सूरदास के आपको पता हो 3 ग्रंथ हैं, सारावली, साहित्य लहरी और सूरसागर। तो जो हमारा चैप्टर सिलेबस का पहला पार्ट है सूरदास के पद, वह कौन से ग्रंथ से लिया गया है पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है सूर सारावली। यानी कि जो सूर सारावली है इसी से जो है सूर सारावली बोल रहा हूँ, सूर सागर जो है इसी से जो है लिए गए हैं हमारे सूरदास के पद। अब कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। जैसे आधार क्या है, तो महाकवि सूरदास द्वारा यह रचित ग्रंथ किस पर आधारित है? तो श्रीमद् भागवत पर आधारित है। महाकवि सूरदास द्वारा रचित यह जो ग्रंथ है। इसके अलावा इनके और अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो सूर सारावली जिसमें 1107 छंद हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा साहित्य लहरी, यह अलंकार और नायिका में भेद दिखाता है। इसके अलावा सूरदास की भाषा कौन सी है? तो यह भी आप याद रखिएगा कि सूरदास की जो भाषा है वह है ब्रजभाषा। और यदि हम विशेषताओं की बात करें तो सूरदास जी को क्या कहते हैं? हम वात्सल्य रस का सम्राट। आपने कक्षा 10 में इसको काफ़ी पढ़ा होगा, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। और वात्सल्य रस क्या होता है वह तो बताने की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन तुलसीदास से आया है। तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के कौन से कांड से उठाया गया है? तो आपको पता होगा रामचरितमानस में कितने कांड हैं। अब यह पूछ रहा है जो राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद है तो वह कौन से कांड से है? तो यह पहले ही कांड यानी कि जो बाल कांड है उसी से इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को जो है उठाया गया है। और इसके अलावा यदि बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, इसमें कितने कांड होते हैं? तो इसमें 7 कांड हैं, जिनमें से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बाल कांड का एक हिस्सा है। इसके अलावा इन 7 कांडों में कौन कौन से कांड हैं देखिए। पहला आता है बाल कांड, इसके बाद भगवान राम अयोध्या जाते हैं तो अयोध्या कांड, फिर जंगल की ओर जाते हैं तो अरण्य कांड, और फिर जब वह किष्किंधा पहुंच जाते हैं माता सीता को खोज करते हुए तो किष्किंधा कांड। इसके बाद सुंदर कांड आता है जो कि हनुमान जी पर है। इसके बाद लंका कांड, रावण का वध होता है, और उत्तर कांड में भगवान वापस आते हैं तो उसको उत्तर कांड है जिसमें लव कुश की कहानी वगैरह दी जाती है। तो इस प्रकार से 7 कांड है रामचरितमानस में जो कि वाल्मीकि रामायण की से इंस्पायर्ड है और तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है रामचरितमानस। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक कौन रहे? तो नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। अब स्वयं प्रकाश के बारे में जानते हैं। तो यह आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। इसके अलावा स्वयं प्रकाश का जन्म जो है 1947 में ही हो गया था और 2019 में हाल ही में इनका निधन हुआ है। यह एक बहुमुखी कलाकार रहे, कहानीकार रहे, जिनके लेखन जिनके लेखन में मध्यम वर्ग के जीवन की सूक्ष्म पहचान और मानवीय संवेदनाएं प्रमुख होती हैं। यानी कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसके जीवन की पहचान और जो मानव की संवेदनाएं होती हैं उन पर प्रमुख रूप से इन्होंने अपना लेखन किया है। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता है। यह देखिए आपको जैसे ही आप नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे तो कवि परिचय में आपको जो है स्वयं प्रकाश को भी पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार इन्हें कब मिला है? तो 2011 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार तक यह जीत चुके हैं। यह मिडिल क्लास के जीवन पर ज़्यादा कहानियाँ लिखते हैं, लेखन करते हैं और मानवीय संवेदनाओं पर। इसके अलावा अन्य क्वेश्चन में देखें तो इनकी रचना का मूल भाव क्या रहा? ये वाली जो रचना है नेताजी का चश्मा, यह है हमारे देश प्रेम, नागरिकता के प्रति सजगता, सामाजिक उत्तरदायित्व के महत्व को उजागर करती है। कैप्टन के चश्मे के माध्यम से सामान्य नागरिकों की देशभक्ति को परिभाषित करती है। तो आपने उम्मीद है यह कहानी पढ़ी होगी नेताजी का चश्मा। नहीं पढ़ी तो पढ़ लीजिए, काफ़ी सिंपल और रोचक कहानी है, पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत जो है कौन सी विधा की रचना, यानी क्या है यह? उपन्यास है, कहानी है, या रेखा चित्र है, या फिर यह एक निबंध है? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वह है रेखा चित्र। अब देखिए कुछ बात और जान लेते हैं। बाल गोविंद भगत एक प्रसिद्ध रेखा चित्र हो रहा है। रेखा चित्र क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। यह एक ऐसी गद्य विधा होती है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या फिर शब्द चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं जिसका
जिससे क्या होता है उसका सजीव रूप उभर आता है। इसे संस्मरण और रेखांकन का एक अनूठा समन्वय भी माना जाता है। तो रेखाचित्र क्या होता है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसके अलावा हम लेखक के बारे में जानते हैं, तो यह महान रचना प्रसिद्ध उपन्यासकार और निबंधकार राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। तो आपको यह भी याद रखना है, वो गोविंद भागवत को किसने लिखा है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया है। यदि हम रचना के मूल भाव के बारे में जानें, तो यह जो है रेखाचित्र बाल गोविंद भगत के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करता है और ग्रामीण जीवन की सरलता को रेखांकित करता है। जब आप इसको पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत को, तो आपको समझ में आएगा कि यह जो है कुरीतियाँ या कुप्रथाओं पर प्रहार कर रहा है और ग्रामीण जीवन की सरलता को रेखांकित कर रहा है। चलिए हिंदी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो लखनवी अंदाज है या लखनऊ अंदाज है, यह व्यंग है एक, इसके लेखक का नाम पूछ रहे हैं। तो इसके जो लेखक हैं भाई यशपाल हैं, और यह भी हमारे सिलेबस का ही पार्ट है। यशपाल के बारे में जानते हैं, और यह एक प्रसिद्ध व्यंग है। और इस व्यंग विधा क्या होती है, तो उसके बारे में जानते हैं। यह एक ऐसी गद्य विधा होती है जिसमें समाज, धर्म, राजनीति या किसी भी प्रकार की विशेष कुरीति, विसंगति और कमियों पर हास्य रूप में व्यंग के माध्यम से उसे उजागर किया जाता है। यानी हाँ, एक तरीके से हंसी के रूप में उस पर व्यंग किए जाते हैं। लखनवी अंदाज में लेखक ने बनावटी जीवन शैली पर क्या किया है, करारा प्रहार किया है। यदि हम लेखक की बात करें, तो यह रचना हिंदी के महान उपन्यासकार और निबंधकार यशपाल जी द्वारा रचित है। इसके अलावा अन्य बातें जानें, तो रचना का मूल भाव क्या है, तो यह व्यंग एक ऐसी जीवन शैली की आलोचना कर रहा है जो प्रदर्शन प्रिय है, यानी कि झूठी शान दिखाती है, और यथार्थ से कटी हुई, यानी कि जो वास्तविकता से दूर जीवन शैली है, जिसमें सिर्फ प्रदर्शन को ही महत्व दिया गया है और झूठी शान को दिखाया गया है, उस पर क्या कर रहा है, एक तरीके से व्यंग कर रहा है। यह जो लेखन है और यह यशपाल जी द्वारा लिखा गया है, आपको यह सारी चीज़ों को याद रखते हुए चलना है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एक कहानी यह भी की लेखिका पूछ रहे हैं। तो यदि एक कहानी एक यह भी की लेखिका पूछी जाए, तो आप सीधा आंसर लगाएंगे मन्नू भंडारी की ओर। अब यदि हम इसकी लेखिका के बारे में जानें, तो आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका हैं, और इनकी द्वारा रचित यह क्या है, एक आत्मकथ्य है, यानी कि ऑटोबायोग्राफिकल नरेटिव है। इसको भी आपको याद रखना है। यदि हम मन्नू भंडारी के बारे में बात करें, तो इनका जन्म जो है 1931 में हुआ था, और हाल ही में 2021 में जो है यह मृत्यु को प्राप्त हो चुकी। यह एक सशक्त कथाकार और उपन्यासकार रही थी। इनके लेखन में पारिवारिक और सामाजिक संबंधों की गहरी परख दिखाई गई है। मन्नू भंडारी के बारे में आपको याद रखना है। ये कहानी है भी इनका क्या है, एक आत्मकथ्य है या ऑटोबायोग्राफिकल नरेटिव है। इसके बाद यदि हम और रचनाएं देखो, कवि परिचय के साथ कवियों की रचनाएं भी आनी है, हमारे सिलेबस में साफ साफ लिखा है, तो इनकी और रचनाओं पर भी आप एक नज़र रखिए। जैसे मन्नू भंडारी ने महाभोज, आपका बंटी नाम का उपन्यास इनका काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है। यदि आपको अभी टाइम मिले तो इसको पढ़िएगा। मैं हार गई, इसके अलावा यह सच है कहानी संग्रह है इनका, और स्वाति एक इसका जो है फिल्मी रूपांतरण किया गया है। तो यह इनकी रचनाएं हैं, महाभोज, आपका बंटी, मैं हार गई, यह सच है और स्वाति। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। अब एक कहानी यह भी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो यह रचना जो है मन्नू भंडारी के साहित्यिक और व्यक्तिगत जीवन का जो है एक लेखा जोखा है, यानी कि जो उनका पर्सनल लाइफ थी, और साथ ही उन्होंने जो साहित्यिक जीवन जिया है, किस तरीके की रचनाएं किस तरह से उन्होंने की हैं, तो इस तरीके का एक लेखा जोखा है। और इनके लेखक बनने की प्रक्रिया को उजागर करता है, यानी कि क्या चीज़ उन्हें इंस्पायर की लेखक बनने के लिए और किस तरीके से उन्होंने प्रोसेस से गुजरी एक लेखक बनने के लिए। तो मन्नू भंडारी की एक कहानी है भी एक आत्मकथ्य है या आत्मकथा है या ऑटोबायोग्राफिकल नरेटिव है। तो इसको आपको याद रखना है। 1931 में यह जन्म हुई, 2021 में यह समाप्त हुई। इसके अलावा इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं महाभोज, आपका बंटी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो है हमसे पूछा जा रहा है कि माता का अंचल पाठ में भोलानाथ का असली नाम क्या था। तो आपको पता नहीं है, तो माता के अंचल पाठ में जो है भोलेनाथ का जो असली नाम दिखाया गया था वह तारकेश्वर नाथ दिखाया गया था। अब थोड़ा हम इसके बारे में जानते हैं। तो शिव पूजन सहाय द्वारा रचित है यह, सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है। और यह एक आंचलिक उपन्यास है जो देहाती दुनिया के इस अंश माता का आंचल में भोलानाथ का असली नाम तारकेश्वर नाथ दिखाता है। अब देहाती दुनिया से क्या मतलब है, तो जो ग्रामीण जीवन शैली है उसके बारे में बात कर रहा है। अब यदि हम नाम की उत्पत्ति की बात करें, तो क्या है कि जो तारकेश्वर नाथ है उनके जो पिता रहते हैं उन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर बुलाते थे, तो इसलिए उनका नाम जो है भोलानाथ चलने लगा था उपन्यास के हिसाब से। अब यदि हम लेखक के बारे में बात करें, तो
जो शिवपूजन सहाय है, यह 1893 में जन्मे थे और 1963 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। एक प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार रहे, कहानीकार और संपादक भी रहे। इन्होंने साहित्य वाच स्मृति से भी सम्मानित किया गया है। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है, शिवपूजन सहाय को साहित्य वाच स्मृति के रूप में भी सम्मानित किया जा चुका है। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद माता का जो अंचल है, इसके बारे में और बातें करते हैं। तो यह पाठ एक बच्चे के ग्रामीण जीवन और माता पिता के निश्चल प्रेम का मार्मिक चित्रण करता है। तो क्या है, देहाती दुनिया से लिया गया है, तो यह ग्रामीण जीवन को दिखाएगा और उसमें जो है उस बच्चे के जो माता पिता हैं उनका जो निश्चल प्रेम उसके प्रति है, बच्चे के प्रति, उसका एक चित्रण है। कैसा, मार्मिक चित्रण। तो इस बात को आपको याद रखना है। तारकेश्वर नाथ भोलानाथ का जो है असली नाम था, उसके पिता उसे प्यार से भोलानाथ कहते थे। अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन आए जॉर्ज पंचम की नाक से। तो अब पूछा है इसने कि जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में किसकी नाक लगाने की चर्चा हो रही है। तो देखो, जॉर्ज पंचम की नाक है तो किसकी चर्चा हुई। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन रह जाएगा। यदि आपने पढ़ा भी नहीं है जॉर्ज पंचम की नाक, तब भी लगा देंगे आपकी। इसमें क्या है, जॉर्ज पंचम की नाक की बात हो रही। क्या, जब रानी एलिजाबेथ जब यहाँ पर इंडिया में आई थी 1960 के समय में, तब यह जो है व्यंग लिखा गया था। उस पर जो है कटाक्ष करते हुए लिखा गया था। इसमें जॉर्ज पंचम पहले ही आ चुका था इंडिया 1911 के टाइम पर। तो उस समय उसका जो एक जो है मेमोरियल या जो आप कह सकते हैं पुतला बनाया गया था, उससे संबंधित यह रहता है। अब यदि हम कहानी की पृष्ठभूमि की बात करें तो यह पाठ देश में सत्ता और राजनीति की विसंगतियों और व्यंग्यात्मक रूप को उजागर करता है। यदि हम इसकी मुख्य चर्चा की बात करें तो पाठ में ब्रिटिश सम्राट जो जॉर्ज पंचम था, उसकी मूर्ति की एक नाक लगाने की समस्या पर केंद्रित चर्चा हो रही थी। इसके अलावा लेखक के बारे में बात करें तो कमलेश्वर जी इसके जो है रचनाकार हैं। सीधा सीधा याद रखना है आपको। इनका जन्म 1932 में होता है और 1983 में यह मृत्यु को सुधार जाते हैं या प्राप्त हो जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार, आधुनिक कहानीकार और पत्रकार भी रहे, यानी कि यह क्या थे, एक पत्रकार भी थे। इसके अलावा इनकी रचना का मूल भाव क्या रहा। तो जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग्यपूर्ण कहानी है जो सरकारी तंत्र की चापलूसी और मानसिकता को दर्शाता है। देखो क्या होता है कि 1960 के समय तक भी जो इंडिया जो है मानसिक रूप से, या जो सरकारी तंत्र हमारा था, मानसिक रूप से ब्रिटिश का गुलाम था। तो उस पर ही यह कटाक्ष करता है कि देखो, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए पूरा सरकारी तंत्र लगा है कि इनकी नाक क्यों गड़बड़ हो रही है, रानी एलिजाबेथ इंडिया आ रही है और ऐसा हो रहा है। तो उस पर यह कटाक्ष करते हुए जो लिखा गया है। इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साना साना हाथ जोड़ी से। तो साना साना हाथ जोड़ी किसकी रचना है। तो सीधा सीधा आंसर इसका आ जाएगा मधु काकड़िया के बारे में। अब इसकी विधा की बात करें तो साना साना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृत्तांत है, यानी कि कहीं पर यात्रा करते हुए मधु काकड़िया ने इसको लिखा। और कहाँ की यात्रा की थी, तो शायद सिक्किम की यात्रा के समय उन्होंने इसको लिखा था। सिक्किम के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। लेखिका है मधु काकड़िया, या हिंदी साहित्य की प्रमुख समकालीन लेखिका है। इसके अलावा इनकी मुख्य विषय की बात करें तो इस पाठ में लेखिका ने सिक्किम का जो गंगटोक है उसकी यात्रा का अत्यंत ही मार्मिक और सुंदर वर्णन किया है। यदि हम रचना के मूल भावों को देखें तो यह पाठ प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वहाँ के जनजीवन के संघर्ष और कठोर वास्तविकता को भी उजागर करता है। तो यह भी काफ़ी अच्छा पाठ है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो व्याकरण से क्वेश्चन। देखो बाकी सब तो 10 से आना है, कक्षा 10 की एनसीईआरटी से। जो व्याकरण हुई वह 11 और 12 तक के लेवल की भी आई, क्योंकि जो आखिर में जो नंबर का जो खेल होगा, यानी कि जो सिलेक्शन होगा, वह व्याकरण जो सही कर लेगा, हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसका ही होना है। तो व्याकरण पर आप विशेष ध्यान दें। ये सारे चैप्टर्स को तो आपको करना ही करना है, व्याकरण भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है संगम का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो देखिए संगम में जो है एक व्यंजन संधि है और सम धन गम बना के यह व्यंजन संधि बनती है। देखिए इसके बारे में हम समझते हैं। संगम एक व्यंजन संधि का उदाहरण है जहाँ पर जो माँ व्यंजन है उसका मेल गा व्यंजन से हो रहा है। यदि किसी पद का प्रथम व्यंजन, यानी कि जैसे यहाँ पर माँ है, यदि उसमें का, चा, टा, ता और पा, कैसा याद रहे, इसमें कोई स्वर नहीं लगा होना चाहिए, सिर्फ शुद्ध व्यंजन होना चाहिए। देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है क्या है, एक शुद्ध व्यंजन है। यदि ऐसा लिखा होता तो उसमें एक स्वर लगा होता आ, लेकिन उसमें वो नहीं लगा है। तो का, चा, टा, ता, पा के बाद कोई स्वर, यानी कि बाद में यहाँ पर जैसे यहाँ पर गा आ रहा है, उसके बाद में यदि कोई स्वर हो या फिर या, रा, ला, वा, हा हो या कोई अनुस्वार हो, तो पहला व्यंजन उसी वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। जैसे का, खा, गा होता है, का, खा, गा, तो का वर्ग का तीसरा व्यंजन क्या होता है, गा।
तो अब क्या होगा, यहाँ पर वही हो रहा है कि माँ है और माँ के बाद गा आ रहा है जो कि एक व्यंजन है। तो अब ये क्या करेगा कि ग में बदल जाएगा। देखिए विस्तार से देखें तो सम धन गम में सम में माँ के बाद गम का गा अक्षर गा के रूप में परिवर्तित होता है। अन्य उदाहरणों की बात करें तो जैसे संसार में भी यही व्यंजन संधि होती है, सम धन सार। इसके अलावा संपूर्ण में भी सम धन पूर्ण संपूर्ण बन जाता है। तो आप उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि संगम में व्यंजन संधि क्यों है। इसके अलावा स्वर संधि तो काफ़ी सिंपल होती है, एक बार आप देखेंगे आसानी से समझ जाएंगे। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उसको अच्छे से आप पढ़ लेना। इसके बाद आता है यथाशक्ति में समास। तो देखो यथा में जो यथा लगा है क्या है, ये एक अवयव है, तो इसमें कौन सा समास होगा, अवयवी भाव समास होगा। अब अवयव से मतलब है ऐसे शब्द जो जैसे आ लगा हो, प्रति लगा हो, इस प्रकार के शब्द अवयव कहलाते हैं। उनसे कोई शब्द बन जाता है, उनके पीछे कुछ अन्य शब्द लगकर, तो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। तो यथाशक्ति अवयवी भाव समाज का एक प्रमुख उदाहरण है जिसका पहला पद अवयव और प्रधान होता है। यानी कि एक पहला पद तो क्या हो, अवयव भी हो और मैन भी हो। यानी कि यहाँ पर शक्ति मैन नहीं है, यथा मैन है। शक्ति के यथा का मतलब है अनुसार, तो इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार यथा शक्ति का जो है विच्छेद हो जाएगा। अब यदि हम नियम की बात करें तो यदि पहला पद अवयव या उपसर्ग हो और वहीं समस्त पद का अर्थ प्रधान बनाए तब हम अवयवी भाव समाज लगाते हैं। विग्रह शक्ति के अनुसार होगा इसका, यथा शक्ति का विग्रह शक्ति के अनुसार है, जहाँ यथा उपसर्ग एक अवयव है। यदि इसके अन्य उदाहरण देखें तो यथासंभव यानी कि संभवता के अनुसार, आजीवन यानी कि जीवन भर, प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन। तो इस प्रकार के शब्दों में क्या होता है, अवयवी भाव समाज होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मुहावरा पूछा गया, हाथ पीला करना मुहावरे का अर्थ। ये तो सबको पता है, हाथ पीले होते हैं तो क्या होती है, शादी हो जाती है। अब इस मुहावरे का अर्थ क्या है, प्रसिद्ध मुहावरा है जिसका अर्थ विवाह या शादी करना होता है। वाक्य में प्रयोग देखें तो उसकी माँ ने बहुत मुश्किलों से अपनी बेटी के हाथ पीले किए, यानी कि उसकी शादी करवाई। तो ये तो काफ़ी सिंपल है। इसके अन्य उदाहरणों में आंख बिछाना यानी कि अन्य मुहावरों को देखें तो आंखें बिछाना यानी कि बहुत आदर से स्वागत करना, कमर कसना यानी कि तैयार होना, कमर कस लो भाई एग्जाम आने वाला यानी तैयार हो जाओ। और माँ अपने बेटे का आंखें बिछाकर इंतजार करती है, बहुत आदर से स्वागत करती है। तो इस प्रकार के जो है मुहावरे भी आपको देखते हुए चलने हैं रोज के रोज। अगला देखते हैं। अगला पूछा है अलंकार से, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, या खाए बोरा है जग पाए बोरा है। तो यह एक प्रसिद्ध हिंदी में यह जरूर आता है, कहीं ना कहीं जब भी बात हिंदी की होती है तो इसको जरूर पूछते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखो यमक अलंकार इसमें होता है जब एक ही शब्द बार बार रिपीट हो, जैसे इसमें का रिपीट हो रहा है। देखिए यमक अलंकार का उदाहरण है, यहाँ एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त हो जिसके अर्थ भिन्न भिन्न हो। जैसे यहाँ पर जो कनक है, एक कनक में धतूरे की बात करते हैं और एक कनक में सोने की बात करते हैं। तो एक खाने से क्या होता है, इंसान पागल हो जाता है, और एक को पाने से यानी प्राप्त करने से इंसान पागल हो जाता है। तो इसमें यही बात होती है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, या खाए बोरा है और बापाए बोरा है। तो इसी नियम की बात करें तो जब किसी काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो लेकिन प्रत्येक बार उसका जो अर्थ है वह अलग हो जाए, यानी कि एक बार कनक मतलब हो गया धतूरा, एक बार कनक मतलब हो गया सोना, तो वह क्या होता है, यमक अलंकार होता है। विस्तार से देखें तो कनक कनक में प्रथम कनक का अर्थ सोना यानी कि स्वर्ण है, द्वितीय कनक का अर्थ धतूरा, एक विषैला पौधा, धतूरा क्या होता है, एक विषैला पौधा होता है। दोनों में इसके अर्थ भिन्न है। अन्य उदाहरण देखें तो अन्य उदाहरण में मैंने कोई और नहीं लिया, इसी को लिख दिया है। चलिए आगे देखते हैं। हास्य रस के स्थायी भाव को पूछ रहा है। तो देखो रस की संख्या 10 है, सबको पता होता है, बच्चे ने 10वीं में पढ़ रखा है। स्थायी भाव भी होते हैं उन सबके, जैसे हास का क्या होगा तो हंसी या हास होगा। रति किसका होता है आप कमेंट में बताइए यदि आप देख रहे हैं तो। इसके अलावा शोक भाई किसका होता है। अब हास के बारे में बात करें तो हास्य रस काव्य में हास्य और विनोद की अनुभूति कराता है जिसका स्थायी भाव हास्य है। स्थायी भाव के बारे में बात करें तो जब व्यक्ति किसी विकृत वेशभूषा चेष्टा या वाणी को देखकर या सुनकर मन में जो विनोद का भाव जागृत करता है उसे हास कहते हैं। यह इसकी परिभाषा हो गई। विस्तार से देखें तो हास्य रस में मुख्य अवयव स्थायी भाव हास, आलंबन, विकृत रूप या वेशभूषा, उद्दीपन, अन्यों की चेष्टाएं, अनुभाव, मुस्कान, हंसी और संचारी भाव हर्ष या चपलता होता है। तो उम्मीद है आपको रस समझ में आती होंगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि देव कवि का संबंध कौन से काल से है। तो देव कवि जो है रीति काल से संबंधित एक कवि रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कवि हैं, इनको भी याद रखना है आपको। कवियों से आपसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो याद रखिए कि देव कवि का संबंध किससे है, रीति काल से है।
अब कवि कहाँ थी, हम परिचय देखें तो देव कवि रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे। काल का नाम देखें तो रीतिकाल हिंदी साहित्य का वह काल जिसमें रीति अर्थात विशिष्ट पद्धति में काव्य की रचना होती थी, इनके एक नियम धर्म से होती थी। विशेषता की बात करें तो रीतिकाल में श्रृंगारिक रचनाओं के लिए फेमस है, सीधी बात है। कवि भूषण का नाम भी आपने सुना होगा, और लक्षण ग्रंथों का भी निर्माण होता है। अन्य प्रमुख कवि बिहारी, केशवदास, घनानंद और भूषण। देखिए भूषण आ गए, घनानंद भी आपने पढ़े होंगे 10वीं में, इनका भी चैप्टर आता है। केशवदास, बिहारी, ये सब क्या है, रीतिकालीन कवि हैं। अब आगे देखते हैं। अब इसने पूछा उत्साह और अट नहीं रही कविताएं किसके द्वारा लिखी गई, यानी कि अब दो रचनाएं दी हैं किसी कवि की और उससे पूछा किसकी हैं। तो इसका जो आंसर है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इनके द्वारा उत्साह और अट नहीं रही दो कविताएं लिखी गई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जानते हैं, यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आपने कई बार इनका नाम सुना होगा। यदि देखें तो यह प्रसिद्ध एक छायावादी कवि हैं, यानी कि छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है, आपको पता होगा। महादेवी वर्मा हुई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुए, प्रसाद हुए, पंत हुए, या क्या छायावाद के 4 स्तंभ होते हैं। कवि के नाम के बारे में बात करें तो निराला आधुनिक काल के प्रमुख कवि और छायावाद के 4 स्तंभों से एक है। विशेषता बात करें तो निराला की रचनाओं में देशभक्ति देखने को मिलती है, प्रेम देखने को मिलता है, प्रकृति का चित्रण देखने को मिलता है, साथ साथ यथार्थवादी भावनाएं प्रमुख होती हैं। उत्साह एक आह्वान गीत है। इसके अलावा अट नहीं रही प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है। अन्य प्रमुख कविताओं में राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, जूही की कली निराला जी की प्रमुख रचना है। जूही की कली, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, अट नहीं रही और उत्साह, इनकी क्या है, प्रमुख कविताएं हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं और बार बार पूछी जा सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक दंतुरित मुस्कान कविता के रचयिता कौन। देखो दंतुरित का मतलब क्या होता है, जिसके दांत आए हुए हों, नए नए दांत आए हुए हों, और मुस्कान यानी हंसी की बात, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से किसी बच्चे की हंसी की बात हो रही है क्योंकि उसी के नए नए दांत आ सकते हैं। तो इसको जो है एक दंतुरित मुस्कान कविता नागार्जुन द्वारा लिखी गई है। एक दंतुरित मुस्कान प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि, और यहाँ से यह भी याद रखना नागार्जुन क्या है, प्रगतिवादी कवि हैं। कविता के यदि हम भाव को देखें तो इस कविता में कवि ने एक छोटे बच्चे की मनमोहक दंतुरित यानी दांत निकलने के समय की मुस्कान का चित्रण किया है, जो माँ के प्रति उसके प्रेम और वात्सल्य का प्रतीक होती है। यदि हम विशेषता देखें तो नागार्जुन की भाषा सरल, सीधी और भावोत्पादक होती है। वे आम जनजीवन और प्रकृति से गहरे पारखी थे। इनकी अन्य कृतियों में योगधारा नागार्जुन की रचना है, सतरंगे पंखों वाली, तुमने क्या कहा था, इसके अलावा प्यास, यह सब इनकी क्या है, रचनाएं हैं। नागार्जुन की रचनाएं भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोहों से संबंधित है। क्वेश्चन 18 आया कि दोहे और चौपाई किस प्रकार के छंद होते हैं। तो देखो मात्रिक छंद होते हैं जिनमें मात्राओं के मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। और दोहे और चौपाई दोनों ही क्या है, मात्रिक छंद हैं। दोहा और चौपाई हिंदी काव्य के सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले क्या है, मात्रिक छंद, यानी इनका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद मात्रिक छंद के बारे में, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। इसमें एक लघु और गुरु की मात्राओं के विचार होते हैं। विशेषता की बात करें तो दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है और चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है, इसको भी याद रखना है। अन्य बात करें यदि मात्रिक छंदों की तो सोरठा, रोला, कुंडलिया, बरवे, ये सब क्या है, मात्रिक छंद होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अद्भुत रस का स्थायी भाव पूछा है। तो अद्भुत रस यानी कि आश्चर्य की बात हो रही है, यानी कि विस्मय, इसका क्या हुआ, स्थायी भाव। अद्भुत रस में काव्य में आश्चर्य और विस्मय की अनुभूति कराते हैं, स्थायी भाव इसका विस्मय होता है। स्थायी भाव के बारे में, ये जब व्यक्ति किसी अलौकिक, अपूर्व या अत्यंत विस्मयकारी दृश्य, घटना या वस्तु को देखे तो मन में ये जो आश्चर्य का भाव जागृत हो उसे विस्मय कहेंगे। विशेषता की बात करें तो अद्भुत रस में आलम्बन यानी कि अनोखी वस्तु या व्यक्ति, उद्दीपन यानी कि अनोखी चेष्टाएं या रूप रंग, अनुभव यानी कि आंखें फटी रह जाएं या गदगद हो जाओ आप, संचारी भाव हर्ष, वितर्क, स्मृति और भ्रांति होती हैं। अन्य उदाहरण, चरण चंचू लोचन रंगे, चलती न रस रसाला। तो अद्भुत रस का एक संचार हो रहा है इसमें भी, तो यह इसका अन्य उदाहरण भी है। तो अद्भुत रस भी यानी कि रस को भी आपको सबको देख लेना है, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अब अगला क्वेश्चन पत्र से संबंधित है, क्योंकि आपके सिलेबस में पत्र भी भाग दिया गया है। एक औपचारिक पत्र में विषय कहाँ लिखा जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो जो फॉर्मल लेटर राइटिंग है उसमें विषय को कब लिखेंगे, तो पत्र में संबोधन से पहले, यानी आप जब बात करना शुरू करेंगे पत्र में उससे पहले ही आपको विषय लिखना पड़ेगा कि आप किस विषय में बात कर रहे हैं फॉर्मल में। अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो विषय का परिचय,
जब औपचारिक पत्र में विषय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है तो पत्र में मुख्य उद्देश्य को एक पंक्ति में स्पष्ट करता है। नियम या स्थान की बात करें तो औपचारिक पत्र में विषय को प्राप्तकर्ता के पते या पद के बाद और संबोधन जैसे महोदया महोदय के ठीक पहले लिखा जाता है। विशेषता विषय को संक्षिप्त, सटीक और प्रभावशाली होना चाहिए ताकि पढ़ने वाला पत्र का सार तुरंत समझ सके। इसके अन्य विवरणों की बात करें तो औपचारिक पत्र में विषय के साथ साथ संदर्भ भी दिया जाता है जो विषय के बाद लिखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 20 क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैंने काफ़ी मेहनत से सारे एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन को उठाया और बनाया है, और इस प्रकार से बनाया है कि जो NCERT है वह कंप्लीट हो, साथ ही साथ MPESB और एपटेप के पैटर्न के हिसाब से चलते हुए बनाया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहे कि इससे रिलेटेड या यही के यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि किस लेवल की जो है हिंदी के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि लेवल तो क्या सिंपल ही है, यदि आप इन सारी जो रचना है उनको पढ़ लेंगे तो हिंदी तो आपसे बहुत आसानी से बन जाएगी। थोड़ा व्याकरण में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वह चाहे इंग्लिश की ग्रामर हो या हिंदी की व्याकरण हो, इन दोनों की ही मेहनत आपको जो है दूसरों से आगे करेगी। इसके अलावा साथ में सब चीज़ों को तो आपको पढ़ते हुए चलना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। धन्यवाद।